अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस चैप्टर की ये आउटलाइन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी मोशन होती है। फिर डैम्प्ड ऑसिलेशंस डिस्कस करेंगे और वेव्स को, ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे प्रोपिगेट होती हैं, इनके यूजेस क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स की कौन कौन सी टाइप हैं, और रिपल टैंक क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM भी जिसको बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन से, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इसकी सिमत हमेशा, इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन कौन सी एग्जांपल हैं। वी विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम। इस चैप्टर में हम बहुत सारी इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। द मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक मैस स्प्रिंग सिस्टम इसमें डिस्कस करेंगे। द मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल, हम एक बाउल के अंदर बॉल की मोशन को देखेंगे। एंड द मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ SHM। इन ये सब सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स हैं और इसी चैप्टर में हम इन तीनों एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैस स्प्रिंग सिस्टम, ये क्या है स्टूडेंट्स? आप इस इमेज में देख सकते हैं कि पहले एक स्प्रिंग के साथ एक मैस को, ब्लॉक को बांधा हुआ है जिसका मैस M है। इसको हमने X डिस्प्ले से तक इसको स्ट्रेच किया है इसने, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो फिर ये वापस मेन पोजीशन से भी पीछे चला जाता है। मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। ये एक जस्ट इमेज आपको दिखाना था कि ये पहले इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, फिर हम इसको X डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स लगाते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं, तो ये मेन पोजीशन से भी बैक चला जाता है और ये फिर टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देता है। इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अच्छा, मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल, ये किस किस्म की, ये एक सेटअप बनाया हुआ है कि जिस एक बाउल के अंदर बॉल मूव कर रही है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। फिर मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ हमने बॉब, गोली जिसको बोलते हैं, एक अटैच किया हुआ है और ये इसकी मोशन है। मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, अब इसकी हम डिटेल देखेंगे। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट X फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन द मैस। अगर हम एक स्प्रिंग को X डिस्प्लेसमेंट तक स्ट्रेच करें, उसको खींचे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, उससे हम अगर X डिस्प्लेसमेंट को उसको स्ट्रेच करें, खींचें, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ F, उस पे F फोर्स लगेगी ऑन द मैस, उस मैस पे F फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू द। अब किसी भी मैस पे अगर F फोर्स लगती है तो उसका मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करना है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये कहता है कि उसमें जितनी हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा जो कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X, यहाँ पे X डिस्प्लेसमेंट है और F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक साइन ऑफ इक्वलिटी, दूसरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो K लिया है और इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। नेगेटिव साइन क्यों आया है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसकी मोशन हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगी, रेस्ट पोजीशन की तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये बुक में भी ये एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे पहले ये ओरिजिन O पे था, रेस्ट पोजीशन पे था, इस पे उस वक्त फोर्स F 0 थी, तो हमने फोर्स F लगाई इस पे, इसको पॉइंट O से A पर ले आए, तो इसने कौन सा डिस्प्लेसमेंट, X डिस्प्लेसमेंट तय किया। जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे
तो ये मैस पहले मीन पोजीशन की तरफ आएगा अपने x इज इक्वल टू 0 की तरफ, और फिर इससे भी बैक चला जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और ये फिर ये x डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। इसके बाद फिर ये मेन पोजीशन की तरफ आएगा और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो ये टू एंड फ्रो मोशन एक ही पॉइंट के गिर्द स्टार्ट कर देगा। इसी को हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। अगर आपने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k फाइंड करना हो तो सिंपली क्या करेंगे आप कि यहाँ पे x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो f पे आकर डिवाइड हो जाएगा और माइनस साइन इधर आ जाएगा। k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर x। द वैल्यू ऑफ k इज मेजर्ड ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा, k की स्प्रिंग की ये स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ये स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करती है। जो स्प्रिंग जितना ज़्यादा सख्त होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी उसकी स्टिफनेस कम होगी उतनी ही k की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट हम उसी को कैरी करते हैं डेरिवेशन को। हमने स्टूडेंट्स न्यूटन सेकेंड लॉ रीड किया था क्लास 9th में, उसको ज़रा रिकॉल करें तो एक उसमें फार्मूला डिराइव किया था F इज इक्वल टू एम ए के, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इन दोनों में F आ रहा है चूंकि, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? एक अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, दोनों तरफ F इज इक्वल टू F है, तो एम ए इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? माइनस के एक्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एम ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, k पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे k x के साथ भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन मैंने फिर एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, x को सेपरेट करके लिख दिया, जस्ट k पे डिवाइड कर दिया है। a इज इक्वल टू माइनस, अब k भी कांस्टेंट है और मैस भी, कोई भी मैस कांस्टेंट में होता है, उसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो k ओवर m दोनों को जब कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट ही आंसर आएगा। इस वजह से k ओवर m को मैंने लिखा है कांस्टेंट। a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब जिस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने से दो चीज़ें आते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी और कांस्टेंट। तो साइन ऑफ इक्वलिटी और कांस्टेंट की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव x के। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो तब दो चीज़ें आएंगी, क्या? साइन ऑफ इक्वलिटी और कांस्टेंट। इस वजह से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव x के। It means that the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to the displacement। कि ये acceleration जो प्रोड्यूस हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट के, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और नेगेटिव साइन यही शो करता है कि इसकी सिमत, इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। Hence the horizontal motion of mass spring system is an example of simple harmonic motion। और इस तरह ये साबित हो जाता है कि ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। स्टूडेंट्स एक टर्म है इसमें रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? आपने ये इक्वेशन ज़रा ध्यान से देखें। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव x के। The force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass because the spring force always acts towards the mean position। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि जो भी फोर्स लगाएंगे वो ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगी। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ रिस्टोरिंग फोर्स, और इसी को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं इसकी। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ पुश या पुल करती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन इन द मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती हैं? लेट्स सी, मैं इसको अगर ओ पोजीशन कहता हूँ, उसको ए पोजीशन कहता हूँ और इसको बी पोजीशन कहता हूँ, तो इसकी एनर्जीज क्या हैं? तो ये मैंने एक वीडियो बनाई है कि इसके अंदर जब सेंटर में होगा
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी। हमेशा काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे ज़ीरो होगी। जैसे ही टर्निंग पॉइंट 2 या पॉइंट ए की तरफ आता है, बुक में पॉइंट ए दिया हुआ है तो मैं इस वजह से पॉइंट ए बोल रहा हूँ कि इस पोजीशन पर जब आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल इस पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट 2 और टर्निंग पॉइंट 1 या इसको ए और बी पॉइंट पे कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट को स्टॉप होना होता है। ये ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा तो इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोजीशन की वजह से होती है और काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आके स्टॉप कर जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। फिर पॉइंट बी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो या मिनिमम हो जाती है। एक बार ज़रा फिर से ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये देखिए, जैसे ही मेन पोजीशन पर आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। जैसे ही टर्निंग पॉइंट 1 और 2 पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है। वो आप देखें कि एक स्प्रिंग जैसे ही अपनी मेन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है पॉइंट ओ से ए तक, बी तक और फिर ओ पे, ये कंप्लीट एक साइकिल मुकम्मल करता है। इसी मोशन को आप दोबारा देखें, ये देखें एक कंप्लीट साइकिल करता है मैस स्प्रिंग सिस्टम, एक कंप्लीट। तो इस कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, इस कंप्लीट साइकिल को मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं और उसको हमने एक इक्वेशन में सॉल्व किया हुआ है। एक फार्मूला है t इज इक्वल टू, वो फाइंड आउट करने का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। m जो मैस हम स्प्रिंग के साथ बांधते हैं उसका मैस, k है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट और 2 पाई ये दोनों कांस्टेंट हैं। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड एग्जैक्टली आ जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ALM एजुकेशन। थैंक यू।